बेटा नेक्स्ट आज के वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट स्टडी करेंगे। तो एक बार सभी बच्चे अपना माइक ऑफ कर लें बेटा। प्रत्येक बच्चा अपना माइक ऑफ कर लें बेटा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं वो अपने पास ऑप्टिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं। और ऑप्टिक्स के अंदर बेटा अपने पहली जो आपके पास पार्ट है वो है यूनिट 6 में, और वो आपके पास आती है बेटा रे ऑप्टिक्स। ठीक है, ये बेटा आपके पास 16 मार्क्स की यूनिट है। बता देता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो यूनिट है बेटा आपके पास वो आपके पास ऑप्टिक्स है, जिसमें दोनों पार्ट हैं, रे ऑप्टिक्स और आपके पास वेव ऑप्टिक्स। और ये बेटा आपके पास 16 मार्क्स की यूनिट होती है। ठीक है, सीबीएसई के अंदर। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, तो पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स के चैप्टर पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स की अगर बात करते हैं तो रे ऑप्टिक्स में जैसे बेटा आपके पास आता है रिफ्लेक्शन, दूसरा जैसे आपके पास आता है बेटा रिफ्रैक्शन, तीसरा जैसे हम बात करते हैं इसका स्कैटरिंग, ठीक है, डिस्पर्जन। ये जो बेटा हम बात करते हैं ये हम किसके अंदर करते हैं, रे ऑप्टिक्स के अंदर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रे ऑप्टिक्स की बात करें तो रे ऑप्टिक्स के अंदर अपने पास सबसे पहला जो चैप्टर निकल के आता है, और वो सबसे पहला चैप्टर आता है अपने पास रिफ्लेक्शन। और ऑप्टिक्स के अंदर बेटा हम सिर्फ डिस्कस करेंगे रे के बारे में, इमेज के बारे में, और ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे हम बड़ी इमेज करके देखते हैं, जिनसे हम छोटी इमेज करके देखते हैं, तो इन सब के बारे में हम ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे। मिरर के बारे में, लेंस के बारे में, तो इन सब के बारे में जो स्टडी कराती है वो ब्रांच अपने पास फिजिक्स की है, और उसका नाम है बेटा आपके पास ऑप्टिक्स। तो आज हम इसका पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, और पहला लेक्चर अपने पास टॉपिक होगा वो रिफ्लेक्शन। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई के जो नया सिलेबस आया बेटा, उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। कुछ पार्ट इसमें से बेसिक पार्ट हैं वो हमें सबसे पहले बताने पड़ेंगे। तो जो आपका पहला चैप्टर है बेटा रिफ्लेक्शन, वैसे सीबीएसई से हटा दिया गया है चैप्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, लेकिन हमें इसका बेसिक आइडिया लेना पड़ेगा, क्योंकि अगला जो चैप्टर है वो इन्हीं के ऊपर कुछ रिलेटेड है। तो थोड़ा इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपके पास क्या आता है बेटा, रिफ्लेक्शन। देखें एक बार सभी विद्यार्थी, आवाज क्लियर नहीं आ रही। अगर मेरी आवाज आप तक अब अच्छी तरीके से पहुंच पा रही है तो एक बार रेज योर हैंड्स बेटा। थैंक यू, थैंक यू। देखें सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले अपने पास डेफिनेशन आती है बेटा, और वो डेफिनेशन आती है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बेटा रिफ्लेक्शन में, तो क्या होता है, फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग back of light after striking from a surface। ठीक है बेटा, ये कहता है आपके पास एक ऐसा फिनोमिना, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट का वापिस बाउंस होके बैक जाना, फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का बैक वापिस जाना आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम ए सरफेस, किसी सरफेस से टकराने के बाद। और जो बेटा आपके पास रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता है ये सिर्फ और सिर्फ मिरर के अंदर होता है। ये बेटा बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो आप 10th में पढ़ चुके हैं। और मिरर आप पढ़ चुके हैं कि जिसका एक साइड पेंटेड होता है, मिरर के अंदर एक साइड क्या होती है, पेंटेड, और एक साइड आपके पास क्या होती है, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो मिरर के अंदर जो पेंटेड पार्ट होता है आपके पास, इसके ऊपर आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, ये किसका सॉल्यूशन होता है बेटा, सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, तो दूसरी साइड पेंट किया जाता है
और एक साइड रिफ्लेक्टेड पार्ट छोड़ा जाता है मिरर के अंदर, तो ये बेटा आपके पास क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। और ये आपके पास सरफेस होता है जो रिफ्लेक्शन सरफेस होता है। इसके ऊपर कहता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसपे आप लाइट डालो। आपने ये लाइट डाली बेटा इसके ऊपर, ठीक है। जैसे ही आपने लाइट डाली, और इस लाइट का नाम है बेटा आपके पास इंसिडेंट रे। इस लाइट का आपके पास क्या नाम है, इंसिडेंट रे। ये लाइट बेटा रिफ्लेक्ट करके चली गई, ऐसे आपके पास रिफ्लेक्ट होगी, तो इस नाम के, इसका नाम है बेटा रिफ्लेक्टेड रे, जो आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। यहाँ बेटा हम एक नॉर्मल डालते हैं, ये हमने एक नॉर्मल ड्रा कर लिया इसके ऊपर, ये होगी आपके पास नॉर्मल। तो इसको बोला जाता था एंगल आई, और इसको बोला जाता था बेटा एंगल आर। और एंगल जो आई है उसको बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर को जो बोलते थे बेटा, वो बोलते थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पढ़ते थे। इसके अंदर क्या हुआ कि इसने खुद कहा है कि फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक, लाइट का वापस जाना। तो देखो बेटा, यहाँ से आई, टकराने के बाद वापस चली गई सेम मीडियम में। किससे टकराई, किसी सरफेस से, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। ये लाइट का किसी सरफेस से टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस जाना क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन। और ये प्रोसेस होता है बेटा मिरर के अंदर, किसके अंदर होता है, मिरर में। इस लाइट को इंसिडेंट रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हम लेते हैं नॉर्मल। बेटा क्या लेते हैं, नॉर्मल। तो बेटा डेफिनेशन समझ में आई रिफ्लेक्शन की। बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉ है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर बात करें बेटा, तो सबसे पहला रिफ्लेक्शन का लॉ होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट जो एंगल है बेटा, ये बराबर होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दूसरा लॉ कहता है इसके अंदर, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन सेम प्लेन। दूसरे में हम बात करते हैं, तो दूसरा अपने पास ये ला होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो आप देख रहे हैं इंसिडेंट रे बेटा, आप देख पा रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे बेटा, और आप देख पा रहे हैं नॉर्मल। तीनों बेटा आपके पास हैं। वो कहता है कि लाई इन सेम प्लेन, ऊपर वाले प्लेन के अंदर लाई कर रही हैं। तो ये आपके पास दोनों लॉ हैं, और वो लॉ किसको ओबे करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो इसके अंदर कंडीशन होगी बेटा कि एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल आर के। दूसरे में बात करते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे किसमें लाई करेंगे, सेम प्लेन। अगर सपोज दैट ये रे 30 डिग्री से आके टकराई, तो बेटा 100% ये 30 डिग्री से ही वापस जाएगी। तो ऐसे प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, रिफ्लेक्शन के नाम से। किस नाम से जानेंगे, रिफ्लेक्शन। तो बेटा पहला बेसिक आइडिया है जो हमें आगे यूज होगा, तो इनको एक बार रिवाइज करवाना था। तो बताओ, ये आप बात 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ भी पढ़ चुके हैं, यहाँ तक समझ में आया है तो हम आगे बढ़े। यस सर। सर नोट करना, नोट कर सकते हैं बेटा, आपकी मर्जी है, इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें, अदरवाइज सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। HBSC के अगर बच्चे हैं तो वो इसको नोट कर सकते हैं, उनके सिलेबस में अभी ये है बेटा। सर 2 मिनट क्या कह रहे हो, रुको, 2 मिनट। हाँ कोई बात नहीं बेटा, आराम से नोट कर लो। 2 मिनट, ठीक है सर। हाँ करें बेटा, नोट कर लो।
देखिए बेटा, अब आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी टर्म में। हम बात करते हैं आपके पास कि जैसे ही अपने पास दो तरह की इमेज बनेंगी बेटा, और आप एक 10th क्लास में पढ़ते थे रियल इमेज, और एक आप पढ़ते थे बेटा वर्चुअल इमेज। दो तरह की बातें आप पढ़ते थे, एक रियल इमेज पढ़ते थे और एक वर्चुअल इमेज पढ़ते थे। रियल इमेज क्या होती थी? टू और मोर रेज actually meet at a point। ये होती थी बेटा आपके पास रियल इमेज। वर्चुअल की बात करते हैं, टू और मोर रेज अपीयर टू मीट ए पॉइंट। ये होता था। इसमें दो या दो से अधिक रे बेटा किसी पॉइंट के ऊपर एक्चुअली मीट करती थी, और यहाँ अगर बात करें तो दो या दो से अधिक रे किसी पॉइंट के ऊपर अपीयर टू मीट होती थी, कि सिर्फ प्रतीत होती है कि यहाँ इमेज बन रही है। वो क्या कहलाती थी? वर्चुअल इमेज। और जहां एक्चुअली अगर वो मीट करती हैं तो वो क्या कहलाती थी अपने पास? रियल इमेज। उसके बाद हम पढ़ते थे नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला बेटा, नंबर ऑफ इमेज निकालने का। और नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला किस लिए पढ़ते थे? कि अगर दो मिरर हैं, जैसे एक मिरर अपने पास बेटा ये है, एक मिरर, दूसरा मिरर बेटा अपने पास ये है, ये प्लेन मिरर है। इनको ऐसे रखे जाते हैं, ये कोई भी एंगल थीटा है, तो कितनी नंबर ऑफ इमेज बना सकते हैं? ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 30, 60, एनीवन थीटा हम मान सकते हैं दो प्लेन मिरर के बीच में। तो इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला हम पढ़ते थे बेटा, 360 अपॉन में थीटा। इफ, यहाँ पे लिख ले -1, इफ 360 अपॉन थीटा इज इवन, अगर इवन आता है नंबर ऑफ इमेज। और अगर आपके पास 360 अपॉन थीटा सेम रहेगा इफ 360 अपॉन थीटा इज ओड, क्या हो? ओड टर्म। देखें, बात करते हैं बेटा कि हमने क्या लिखा है कि अगर 360 अपॉन थीटा काटने के बाद अगर इवन आता है तो उसमें से आपको एक कम करना है। अगर काटने के बाद ये ओड आता है तो आपको एज इट इज लिखना है। सपोज दैट ये एंगल अपने पास बेटा 60 डिग्री का हो दोनों प्लेन मिरर के बीच, कितने पे कट जाएगा? 6 पे। 6 बेटा यहाँ पे एक इवन टर्म है। इवन टर्म है तो नंबर ऑफ इमेज बनेगी 6 माइनस 1, 5। कितनी इमेज बना पाएंगे मिरर? 5 इमेज बना पाएंगे। ऐसा ही केस ये है, जैसे अपने पास 360 अपॉन, अगर अपने पास 360 अपॉन में 40 करें बेटा, माइक ऑफ रखें, अगर 360 अपॉन 40 हम करें, 360 अपॉन 40 की बात करें तो अपने पास कितने पे कट जाएगा बेटा? ये 9 पे। ठीक है, ये 9 पे कटेगा। तो 9 बेटा आपके पास क्या है? ओड है। और 9 अगर आपके पास बेटा ओड है तो 100% आपकी नंबर ऑफ इमेज भी कितनी होंगी? 9। नंबर ऑफ इमेज जो आपकी होंगी बेटा वो कितनी होंगी? 9 होंगी। ठीक है, तो ये दो चीज बेटा हमने पढ़ी हैं। बेटा माइक ऑफ रखें, बार बार आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है, जब आपसे पूछा जाए तभी माइक ऑन करें। सभी बच्चे माइक ऑफ रखें। अगर आपको बात करनी है किसी से भी तो माइक ऑफ करके कर सकते हैं। तो दो टर्म हमने पढ़ी है। अगर थीटा आपका बेटा इवन है तो आपको एक कम करना है, और थीटा बेटा आपका काटने के बाद अगर आपके पास ओड आता है तो आपको एज इट इज रखना है।
तो ये टर्म आपके पास आते हैं बेटा रियल इमेज के लिए। वर्चुअल इमेज के लिए क्या कही है कि आपको अपीयर टू मीट होगी, रियल इमेज के लिए एक्चुअली मीट करेगी, और ये आपको नंबर ऑफ इमेज निकालने के फॉर्मूले। अगर दो मिरर बेटा आपके पास पैरेलल हो, दो मिरर आपके पास पैरेलल हो, जैसे आपके पास कटिंग की दुकान के अंदर होते हैं, जो हेयर कटिंग की दुकान है उसके अंदर, तो दो मिरर आमने सामने लगे होते हैं, तो उनके बीच एंगल कितना होता है 0 डिग्री। इसीलिए अपने पास हमें बहुत सारी नंबर ऑफ इमेज दिखाई देती हैं। तो 360 बटा 0 करेंगे तो इमेज अपने पास इनफाइनाइट क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास दोनों इमेज निकालने के फॉर्मूले थे। रेज योर हैंड्स आगे बढ़ने के लिए। सर नोट करना है। क्या करे बेटा, इसको नोट करना है, इसका राइट डाउन करना है बेटा, आपकी मर्जी है। सीबीएसई वाले कर सकते हैं, अगर आपको याद रखना है, आपको आता है तो कोई जरूरी नहीं है। एचबीएसई वाले भी कर सकते हैं इसको, उनके सिलेबस में ये है बेटा अभी। देखें, इसके बाद आता है अपने पास, आप 10th क्लास में पढ़ते थे बेटा प्लेन मिरर, जो अपने घर में हम यूज करते हैं, ड्रेसिंग में यूज करते हैं, वो अपने पास प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है बेटा वो इनफाइनाइट होती है, क्योंकि अगर प्लेन मिरर को हम जहां पे भी रखें, अगर उसके आगे का रास्ता जितना साफ होगा तो उसकी कंप्लीट की इमेज उसके अंदर शो करेगा। तो इसकी जो फोकल लेंथ है बेटा प्लेन मिरर की, वो हमेशा इनफाइनाइट होती है। क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। दूसरी प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं, इमेज formed by plane mirror is virtual, erect or same size as object। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास प्रॉपर्टी है कि प्लेन मिरर के द्वारा जब भी इमेज बनाई जाएगी वो 100% बेटा वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और सेम साइज एज ए ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज एज ए ऑब्जेक्ट। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि इमेज formed by plane mirror is laterally inverted। जो प्लेन मिरर होता है उसके द्वारा जो इमेज बनाई जाती है वो लेटरली इन्वर्टेड क्या होती है। अगर सपोज दैट बेटा मैं पी को लिखता हूं और किसी प्लेन मिरर से हम इसको देखते हैं, प्लेन मिरर से, तो ये पी हमें ऐसे नजर आएगा, जिसका लेफ्ट पार्ट बेटा राइट बन जाए और राइट पार्ट जिसका लेफ्ट बन जाए, ऐसी इमेज को हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। क्या कहेंगे इसको, लेटरली इन्वर्टेड। तो आपके पास फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ बेटा हमेशा क्या रहती है, इनफाइनाइट। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। और इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगी वो बेटा कैसी बनेगी, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, ये केस बेटा हम यहाँ से पढ़ चुके हैं। 3 प्रॉपर्टी जो मोस्ट इंपोर्टेंट थी।
अगली सर हाँ बेटा, सर एक बार लास्ट वाली बता दो प्रॉपर्टी। लास्ट वाली में कहता है कि इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मैंने बताया बेटा कि जैसे अगर आप P को देखना चाहें मिरर के अंदर P, तो P बेटा आपको उल्टा दिखाई देगा ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब जिसका लेफ्ट पार्ट राइट बन जाता है और राइट पार्ट जिसका लेफ्ट बन जाता है वो इमेज क्या हो जाती है, लेटरली इन्वर्टेड। देखो जो आपके पास P का राइट था वो इस इमेज में P का लेफ्ट बन गया है, ये आपकी इमेज है। तो पहले आपका जो राइट पार्ट था, ये वाला पार्ट था, ये लेफ्ट बन गया, और जो ये लेफ्ट वाला पार्ट था ये बेटा क्या बन गया है, राइट। ऐसे इमेज को हम क्या कहेंगे, लेटरली इन्वर्टेड इमेज। ओके सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपके पास इसके अंदर आती है वो देखें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास कहता है टू फाइंड आउट कंप्लीट image of an object, then height of mirror should be half of height of object। ये कहता है टू फाइंड द कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज देखना चाहते हैं जो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो कहता है कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है तो अगर उसकी पूरी इमेज उस मिरर में आप लाना चाहते हो तो याद रखना कि मिरर की जो हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट की आपको कम से कम आधी तो लेनी ही लेनी पड़ेगी। अगर मान लो आपके पास 20 फीट का ऑब्जेक्ट है, 20 फीट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और 20 फीट के ऑब्जेक्ट की आप इमेज देखना चाहते हैं पूरी 20 फीट की, तो 20 फीट की इमेज देखने के लिए मिरर के अंदर तो आपको कम से कम जो मिरर की खुद की हाइट है वो भी आपको कितनी लेनी पड़ेगी, 10 फीट। मिरर की जो खुद की हाइट है वो भी नियरली आपको कितनी लेनी पड़ेगी, 10 फीट, ठीक है। तो फाइंड द कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज निकालने के लिए तो आपको मिरर की जो हाइट है उस ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या लेनी पड़ती है, आपको हाफ तो लेनी ही लेनी पड़ेगी। दूसरा कहता है कि आपके जरूरी पास, है। हाँ ये जरूरी कंडीशन है बेटा। दूसरी कंडीशन है प्रॉपर्टी में आती है, दूसरी कंडीशन ये है कि कोई ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ अगर v मीटर पर सेकंड से आता है, कोई ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ अगर v मीटर पर सेकंड से आता है, v वेलोसिटी, तो कहता है कि जो आपको अपनी इमेज नजर आएगी इसमें जो इमेज नजर आएगी तो इमेज स्पीड है, इमेज स्पीड वो वर्चुअल इमेज बनाता है, तो अपीयर होगी सिर्फ आपको 2v, डबल की स्पीड से अपीयर होती है आपकी इमेज स्पीड, और ये बेटा आपके पास थी ऑब्जेक्ट स्पीड। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड मिरर की तरफ v मीटर पर सेकंड है तो उसको लगेगा कि उसकी जो इमेज की स्पीड है वो कितनी चल रही है, 2v, ठीक है। तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स द मिरर 10 मीटर पर सेकेंड देन व्हाट इज द इमेज स्पीड, तो इमेज की स्पीड क्या होगी, तो आपके पास मान लो ऑब्जेक्ट की 10 मीटर पर सेकेंड है तो इमेज की आपके पास बनेगी बेटा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये कंडीशन आपके पास आती है मिरर के केस में। बोले कर लेंगे यहां तक प्रॉपर्टी में, बोले बेटा। नेक्स्ट देखिए, ये तो आप बेटा बेसिक पार्ट पढ़ रहे हो मिरर के केस में।
अब आपने प्लेन मिरर पढ़ लिया है, रियल इमेज पढ़ ली है, वर्चुअल इमेज पढ़ ली है और रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली है और नंबर ऑफ इमेज निकालनी सीखी है। अब आपने टर्म पढ़ी होंगी स्फेरिकल मिरर 10th क्लास में। स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर आपने दो पढ़े थे, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा बेटा हमने पढ़ा था, वो आपने पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉनकेव मिरर पढ़ा है और दूसरा आपने क्या पढ़ा है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इन दोनों को स्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं। कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर आपके पास ये होता है बेटा, जिसका बाहर वाला पार्ट पेंटेड होता है। ये जो लाइन होती थी इसको बोलते थे हम प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये जो पॉइंट होता था जहां से सारी डिस्टेंस मेजर की जाती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, जितनी भी मेजर की जाती हैं वो सारी मेजर की जाती है बेटा पोल से। किससे मेजर की जाती हैं, पोल से। ठीक है, तो ये कंडीशन आपके पास सबसे पहले कंडीशन कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, यहां अगर बात करें फोकस, और यहां बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां से लेके और जो पोल तक की डिस्टेंस होती थी बेटा उसका नाम होता था फोकल लेंथ एफ, और यहां से जो पोल तक की डिस्टेंस होती थी उसका नाम होता था रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ठीक है, और सारी जो डिस्टेंस हैं वो मेजर की जाती थी वो पोल से। किससे मेजर की जाती थी, पोल से। दूसरा हम एक साइन कन्वेंशन पढ़ते थे, साइन कन्वेंशन, कि किसको हमें नेगेटिव लेना है और किसको हमें पॉजिटिव लेना है। तो जो लेफ्ट साइड ऑफ पोल, जो पोल के लेफ्ट साइड होती हैं वो सारी क्या लेते थे, नेगेटिव, और जो पोल के राइट साइड होती हैं, राइट साइड ऑफ पोल, उन सभी को काउंट करते थे पॉजिटिव। ठीक है, जो पोल के बेटा राइट साइड होती हैं उनको काउंट करते थे पॉजिटिव, और जो पोल के लेफ्ट साइड होती थी उनको काउंट करते थे यहाँ पे हमें नेगेटिव। दो चीज लेके चलते थे। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर लिया है, जिसका याद रखना कि बाहर वाला पार्ट पेंटेड होता है, पोल, पोल से लेके फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, और आपके पास लेफ्ट साइड जितनी भी डिस्टेंस आएंगे वो सारी नेगेटिव, और राइट साइड जितनी भी आएंगे वो सारी पॉजिटिव। जैसे मैं कहूं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बेटा आप हमेशा लेफ्ट साइड ही रखते हैं। मान लो आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखे हैं, ठीक है, तो पोल से लेके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से लेके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आपको यू लिखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके नाम से जानते हैं, यू। ये आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था, यू। वी, वी होती थी बेटा आपके पास इमेज डिस्टेंस, क्या लिखते थे आप, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होता है। किधर होता है, लेफ्ट साइड होता है। तो बेटा कॉनकेव मिरर का डायग्राम समझ में आ गया, कर लेंगे इसको। यस सर। दूसरा अपने पास स्फेरिकल मिरर में आता है, और स्फेरिकल मिरर में दूसरा अपने पास निकल के आता है, वो आता है बेटा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करते हैं तो इस तरीके का डायग्राम बनाते थे 10वीं क्लास में बेटा। ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल, ये अंदर वाला पार्ट पेंटेड होता था बेटा। कॉन्वेक्स मिरर में अंदर वाला पार्ट है वो पेंटेड पार्ट होता था। इसको बेटा हम पोल बोलते थे, इसको बेटा हम फोकस बोलते थे, और इसको बेटा हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे। पोल,
फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, वही चीज, ये वो पॉइंट है जहां से सारी डिस्टेंस मेजर की जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां बात करें तो पोल से लेके फोकस राइट हैंड साइड है, पोल से लेके फोकस, पी से लेके एफ, और यहाँ डिनोट करेगी ये चीज, वो डिनोट करेगी किसको, फोकल लेंथ। ठीक है, यहाँ ये चीज डिनोट करेगी फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ यहाँ डिनोट करेगी, तो आप क्या कहोगे इसको, पॉजिटिव। क्या कहोगे, पॉजिटिव। अब देखो मैं बात कहूं पी से लेके सी, ये भी राइट हैंड साइड है पोल के, तो ये होती है आर, और आर भी क्या होगी, पॉजिटिव। और एक रिलेशन आप पढ़ चुके हैं, फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। फोकल लेंथ होती है बेटा, वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ। ठीक है, तो इसके अंदर जो बाहर वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट तो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है, और जो आपके पास अंदर वाला पार्ट होता है वो पार्ट पेंटेड पार्ट होता है। तो ये मिरर था आपके पास कॉनकेव, और ये मिरर था आपके पास कॉन्वेक्स। ठीक है, इसके अंदर कुछ पढ़ते थे हम रे डायग्राम और इनके रूल्स, वो अब हम स्टडी करेंगे। यहाँ तक सभी बच्चे को अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, दोनों के डायग्राम देखें। पहला इसका रूल था, और हम कौन के मिरर के रूल पढ़ते हैं बेटा, रूल्स फॉर रे डायग्राम। रे डायग्राम के लिए रूल्स पढ़ते हैं, रूल्स फॉर रे डायग्राम। देखो, अगर हम कौन के मिरर की बात करें, बाहर वाला पार्ट बेटा अपना पेंटेड पार्ट हो गया, इसके अंदर ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर कोई रे इन्फिनिटी से आती है, तो इन्फिनिटी से आने वाली रे हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है। इन्फिनिटी से आने वाली रे हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी ऐसे, तो 100% पास होगी फोकस। किससे पास होगी, फोकस। पहला रूल यही था कि अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो 100% पास होती है, कहां से, फोकस। दूसरा अगर रूल की बात करें बेटा, दूसरा रूल अपने पास ये था, ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस फॉर्म में आपके पास है। अगर कोई भी रे फोकस से पास होती है, फोकस ऐसे, तो वो 100% पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे पास होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी रे अगर फोकस से पास होती है तो हमेशा जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरे रूल की बात करते हैं, तो अपने पास तीसरे रूल में ये था, ये कॉनकेव मिरर, ये फोकस और ये पोल, ना सॉरी फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पॉइंट आपका पी। अगर कोई भी रे सीधा पोल पे आके इंसिडेंट करती है ऐसे पोल पे, तो जितने एंगल से इंसिडेंट करेगी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये एंगल बन जाएगा बेटा एंगल आई, और ये एंगल बनेगा एंगल आर। ठीक है, तो पोल पे जितने एंगल से वो इंसिडेंट करेगी उतने एंगल से वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। और चौथा जो इसका रूल था बेटा, वो रूल ये था कि आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, फोकस है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो बेटा वो वापस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाती है। ठीक है, 4 रूल हम 10th क्लास में पढ़ते थे, चारों रूल आपके सामने हमने लिखवाए हैं कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस से जाएगी। दूसरे रूल में लिखा है फोकस से जाने वाली
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तीसरे रूल में जो पोल पे इंसिडेंट करेगी जितने एंगल से, उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। और चौथे रूल में अगर वो पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो वापस भी किससे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। बोले बेटा कर लेंगे चारों रूल। सर 2 मिनट रुको। नेक्स्ट देखें, सर 2 मिनट रुको। कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ये केस आता है, ये पेंटेड पार्ट अंदर वाला, बाहर वाला रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। वही केस कि अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इस फॉर्म में, तो बेटा आप खुद समझदार हैं इसके अंदर कि अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड है, अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड है, सॉरी बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड, अंदर वाला पार्ट पेंटेड है। तो अंदर तो रेट नहीं जा सकती, पेंटेड पार्ट है, तो ये रिफ्लेक्टेड पार्ट से ही रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ से मान लो ये रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, और ये आपने नॉर्मल डाल दिया, नॉर्मल डाल दिया, तो ये एंगल आई बन गया आपका और ये एंगल आपका आर बन गया। और जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, लेकिन अंदर जो इसका पार्ट है बेटा वो पार्ट पेंटेड है, अंदर जो पार्ट है वो कैसा पार्ट है, पेंटेड, इसको नहीं आने देगा। लेकिन ये चीज अपीयर टू मीट होगी, कहाँ होगी, अपीयर टू मीट। तो जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो फोकस के ऊपर मिलती हुई प्रतीत होगी, किसके ऊपर प्रतीत होगी, फोकस पे। ठीक है, ऐसे अगर दूसरा रे डायग्राम की बात करूं मैं, दूसरे रे डायग्राम की बात करते हैं। ये अंदर वाला पार्ट पेंटेड है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे पोल पे आके इंसिडेंट करेगी तो जितने एंगल से इंसिडेंट करेगी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी। ये एंगल आई और ये एंगल आर, एंगल आई बराबर होगा एंगल आर। ठीक है, तो दूसरे रूल में अगर यहाँ बात करें तो यहाँ अपने पास एंगल आई की जो वैल्यू निकल के आएगी वो एंगल आर के बराबर निकल के आएगी। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ हमें दो ही रूल पढ़ने थे कि कॉन्वेक्स मिरर में अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो एंगल आई आपसे टकराएगी, एंगल आर से रिफ्लेक्ट करेगी बाहर वाले पार्ट से, लेकिन अपीयर टू मीट करेगी फोकस के ऊपर। ठीक है, दूसरे केस में अपने पास अगर वो पोल पे इंसिडेंट करती है तो जितने एंगल से वो इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल से वो क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। बोलो बेटा यहाँ तक कर लेंगे? यस सर। देखिए नेक्स्ट, सर हम इसके एक बार रे डायग्राम आपको और बताते हैं कि कौन कैसी आपके पास इमेज बनाता है। तो सबसे पहले अगर मैं कॉन्वेक्स की ही बात कर लेता हूं, कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम, और पहला रे डायग्राम है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी के ऊपर। देखिए कॉन्वेक्स अंदर वाला आपका पार्ट पेंटेड है, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपके पास पोल पे इंसिडेंट कर गई, पोल पे अगर वो इंसिडेंट कर रही है तो रिफ्लेक्ट तो ऐसे करेगी, क्योंकि हमें पता है कि बाहर वाला पार्ट कैसा है, रिफ्लेक्टेड है, अंदर वाला पार्ट कैसा है, पेंटेड है। तो अगर हम बात करें तो ये अपीयर टू मीट होगी अकॉर्डिंग टू रूल, कहाँ अपीयर टू मीट होगी, फोकस।
ऐसे अगर दूसरी की बात करें, कोई आई इन्फिनिटी से आएगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्ट तो ऐसे करेगी, लेकिन अपीयर टू मीट कहाँ करेगी? फोकस। तो यहाँ जो इमेज बनेगी इस मिरर के द्वारा वो बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट और वेरी स्मॉल साइज। इसके द्वारा जो इमेज बनेगी बेटा वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और साइज में बहुत छोटी बनेगी, वेरी स्मॉल साइज। इसी का अगर दूसरे केस की बात करें, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। दूसरा अगर रे डायग्राम की बात करते हैं, और दूसरे रे डायग्राम में अगर आपसे कहता है अगर आपका ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में, ये केस है, ये बेटा पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पोल और इन्फिनिटी के बीच में आप कहीं भी रखें, यहां ऑब्जेक्ट रख दिया आपने, ए बी, ये ऑब्जेक्ट। पहला केस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, लेकिन 100% अपीयर टू मीट कहाँ होगा? फोकस। अब दूसरे केस की बात करें तो अगर हम रूल लगाएं कि पोल पे इंसिडेंट करवा रहे हैं, कहाँ इंसिडेंट करवा रहे हैं? पोल पे। पोल पे इंसिडेंट करवाने का मतलब आपको पता था कि जितने एंगल से वो इंसिडेंट करेगा उतने एंगल से बाहर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट कर गया, तो ये तो एंगल आई बन गया और ये एंगल क्या बन गया? आर। लेकिन देखो एक रे मैं निशान लगा रहा हूं यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, क्या ये कभी आपस में मिल पाएंगे? बोले बेटा कभी मिल पाएंगे? ये कभी नहीं मिलेंगे। अगर ये कभी नहीं मिलेंगे तो रियल इमेज तो बना ही नहीं सकती, तो इसका जो रिफ्लेक्टेड रेट है ये अपीयर टू मीट नजर आएगी पीछे की तरफ, और एक इमेज यहां बन जाएगा अपीयर टू मीट के लिए, और इसको नाम दे दो ए डैश बी डैश। क्या नाम दिया? ए डैश और बी डैश। तो इसके द्वारा जो इमेज बनेगी वो भी वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और स्मॉल साइज बनेगी। वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, स्मॉल, और यहाँ जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल, इरेक्ट और वेरी स्मॉल साइज। तो कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा दो ही रे डायग्राम बनाए जाएंगे और दोनों के अंदर वर्चुअल इमेज बनाएगा, इरेक्ट इमेज बनाएगा, और ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज स्मॉल साइज की क्या बनेगी? इमेज बनेगी। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताएं बेटा। ये बेसिक पार्ट हमने मिरर का पढ़ा है। आपके पास कोई भी बुक हो, आप उससे 10th क्लास की या +2 क्लास की, उससे इन पार्ट्स को एक बार जरूर रिवाइज करें। सिर्फ मैंने रिवाइज ही करवाया आपको 10th लेवल का, ताकि हम आगे जो पढ़ेंगे उनके अंदर आपको कंफ्यूजन ना हो, कभी भूल रहे हो एक दो रूल तो आपको याद हो जाए। तो यहाँ तक की क्लास आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके कॉनकेव मिरर के कुछ डायग्राम और अपना जो मेन टॉपिक है बेटा रिफ्रैक्शन, जो अपने सिलेबस में इंक्लूड है और हरियाणा बोर्ड वालों के लिए ये भी इंक्लूड था, इसको अच्छे से पढ़ें। तो यहाँ तक कि किसी की डाउट हो तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका डाउट लेंगे। बाकी आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। रेज योर हैंड्स बेटा। ओके सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है सर, बाय। ठीक है बेटा, बाय।